बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएसवी का एक और टॉपिक जिसको कहते हैं फिक्सेशन डिस्पैरिटी। आज जितना ज़्यादा जल्दी मैंने स्टार्ट किया उतना ज़्यादा देर हो गई है। आई डोंट नो व्हाई, शायद ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फिक्सेशन डिस्पैरिटी किसको कहते हैं? ये बाइनोकुलर जो सिंगल विज़न है उसका एक फिनोमिनॉन है। और बाइनोकुलर सिंगल विज़न किसको कहते हैं? जब हमारी दोनों आइज़ कोऑर्डिनेटेड वे में कंबाइन फॉर्म में काम करती हैं और ऑब्जेक्ट को सिंगल फॉर्म में दिखाती हैं, उसको बाइनोकुलर सिंगल विज़न बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनोकुलर सिंगल विज़न में एक फिनोमिनॉन होता है जिसको फिक्सेशन डिस्पैरिटी कहते हैं। अब फिक्सेशन डिस्पैरिटी क्या होती है? हमारे पास जो विजुअल एक्सिस है, हमारा जो आई का एक एक्सिस होता है, वो अगर अंडर कन्वर्जेंस शो कर ले या ओवर कन्वर्जेंस शो कर ले, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास उसके बावजूद जो इमेज है वो सिंगल दिखाई दे रही होती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में ऐसे सिस्टम्स अल्लाह पाक ने बनाए होते हैं कि आपकी आइज़ का जो विजुअल एक्सिस है वो अंडर कन्वर्ज कर जाए या ओवर कन्वर्ज कर जाए, उसके बावजूद आपको जो इमेज है वो सिंगल दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने उस चेंज को अडॉप्ट किया होता है, एडजस्ट किया होता है, करेक्ट किया होता है, और उस वजह से फिर हमें जो इमेज है डबल दिखाई देने के बजाय सिंगल दिखाई देती है। ठीक है, विजुअल एक्सिस किसको कहते हैं? ये एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जो कि फिक्सेशन पॉइंट यानी कि जो टारगेट है वहाँ से स्टार्ट होके कॉर्निया के सेंटर से, लेंस के सेंटर से होते हुए जो फोविया जो है, फोविया सेंट्रालिस, वहाँ तक जो लाइन गई हुई है उसको विजुअल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी विजुअल एक्सिस के बारे में कह रहे हैं कि अगर वो अंडर कन्वर्ज कर जाए, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर गई हैं या फिर बिल्कुल कन्वर्जेंस इतनी ज़्यादा शो नहीं की जितनी उसको करनी चाहिए थी, तो फिर तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो डबल दिखाई देना चाहिए ना, सिंगल तो नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन ब्रेन में अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो उसको फील कर लेगा उस चेंज को और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जिसके रिज़ल्ट में हमें जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल दिखाई देगा। और ये जो फिक्सेशन टारगेट होगा जो कि अंडर कन्वर्जेंस और ओवर कन्वर्जेंस ऑफ द विजुअल एक्सिस की वजह से जो उसकी इमेज होगी वो हमारे पास स्लाइटली डिस्परेट रेटिनल पॉइंट्स में बनेगी। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पेनम्स एरिया में मौजूद होगा ना। जब वो ऑब्जेक्ट पेनम्स एरिया जो कि टॉलरेबल एरिया होता है उसमें मौजूद होते हैं, तो इमेज हमारे पास जो है एक आई के रेटिना के किसी और पॉइंट पे और दूसरी आई के रेटिना की किसी और पॉइंट पे मौजूद होती है, लेकिन उनके दरम्यान में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। उसको क्या बोलते हैं? स्लाइटली डिस्परेट रेटिनल पॉइंट्स, क्योंकि वहाँ पर इमेज बनी है। तो फिर उसको वो सारा सिस्टम जो मैंने पहले बता दिया ब्रेन डिटेक्ट कर लेगा और इमेज को है सिंगल दिखाएगा, तो उसको फिक्सेशन डिस्पैरिटी बोलते हैं। अगेन शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि फिक्सेशन डिस्पैरिटी इसको कहते हैं कि पेनम्स एरिया में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो आपके स्लाइडली डिस्परेट रेटिनल पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेगा, मीन टू से उस पर इमेज बनाएगा एक आई की रेटिना के किसी एक पॉइंट पे और दूसरे आई के रेटिना के किसी दूसरे पॉइंट पे, लेकिन उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो स्लाइट है। तो वो इस तरह से इमेजेस बनेंगी। और वो क्यों बनती हैं? क्योंकि हमारी जो आई का विजुअल एक्सेस होता है वो या तो बहुत ज़्यादा अंडर कन्वर्ज हो जाता है या फिर ज़्यादा ओवर कन्वर्ज हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कि पेनम्स एरिया जो है होरोप्टर के आगे मौजूद है ऑब्जेक्ट या होरोप्टर से पीछे मौजूद है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा विजुअल एक्सिस के अंडर कन्वर्जेंस ओवर कन्वर्जेंस। तो फिर उसके बावजूद भी आपको जो है वो सिंगल इमेज दिखाई दे रही है, तो उसको कहते हैं फिक्सेशन डिस्पैरिटी। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो अपरेंट डिस्प्लेसमेंट होती है यूनिओकुलरली ऑब्जर्व डिटेल ऑफ टारगेट हुज अदर डिटेल्स आर फ्यूज्ड बाइनोकुलरली। तो ये किस चीज़ की बात यहाँ पर कर रहे हैं? हमारे पास एक बाइनोकुलरिटी की बात कर रहे हैं और एक यूनिओकुलरिटी की बात कर रहे हैं कि जब यूनिओकुलर देखेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे कल मैंने बताया था फिंगर फेस के आगे रख दो तो उससे क्या होगा कि आपके पास अगर यूनिओकुलरली देखेंगे तो उसकी पोजीशन एक टाइम में एक होगी अगर एक आंख खोल के देख रहे हो, और अगर दूसरी आंख खोल के देख रहे हो तो फिर उसकी पोजीशन कुछ और होगी। लेकिन जो बाइनोकुलरली अगर हम दोनों आइज से देखें तो वो फिंगर जो है हमें फ्यूज फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पे। ओके हो गया।
तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई हैं कि यूनिएकुलरली देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट मौजूद होगी इमेज में, एक राइट आई से इमेज किसी और पोजीशन पे दिखाई दे रही होगी और लेफ़्ट आई से किसी और पोजीशन पे दिखाई दे रही होगी अगर एक आंख बंद करके और दूसरी से देखोगे। लेकिन अगर बाइनोकुलरली दोनों आंखें खोल के देखोगे तो फिर फ्यूजन हो जाएगी और जो इमेज है वो एक ही पोजीशन पे दिखाई देगी दोनों आईज से। ये जो फिनोमेना बताया हुआ है ऊपर, इसको हम डिमोस्ट्रेट कर सकते हैं क्लिनिकली अगर हम टारगेट दिखाएं पेशेंट को, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ फीचर्स जो हैं इमेज में वो आइडेंटिकल हों और कुछ फीचर्स जो हैं वो डिसिमिलर हों और वो दोनों आइज़ को प्रेजेंट किए जाएं। लाइक आप लोगों ने वो इमेज अगर देखी हो कि एक इमेज में खरगोश बना होता है, ठीक है, दूसरी इमेज में भी खरगोश ही बना होता है, लेकिन एक इमेज में जो है खरगोश के हाथ में फ्लावर्स होते हैं और उसकी टेल नहीं होती, और दूसरी इमेज में जो है खरगोश के हाथ में फ्लावर्स नहीं होते और टेल होती है। तो दोनों इमेजेस में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं ना, लाइक खरगोश वगैरह फ्लावर और नहीं फ्लावर नहीं सॉरी खरगोश दोनों में है, फ्लावर किसी एक में है और टेल किसी एक में। तो ये डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी जो है वो मौजूद होती है। तो वो हम लोग पेशेंट को दिखाते हैं, अगर वो उसको सेम इमेज दिखाई दे रही है फुल एक इमेज टेल और फ्लावर्स के साथ तो उसकी फ्यूजन सही है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा फ्यूज़ तो फिर उसको दो डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो दिखाई दे रही होंगी। ठीक हो गया, इस बात पे आप लोगों को समझ आ गई है कि किस तरह से फ्यूजन टेस्ट होता है और फिर बाइनोकुलरली किया जाता है, बाइनोकुलरिटी को डिमोस्ट्रेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो आइडेंटिकल फीचर्स होते हैं उनके साथ क्या हो जाता है और डिसिमिलर जो डिटेल्स होती है उसके साथ क्या हो जाता है। इसमें हमें पता चलता है कि जो ब्रेन है वो बाइनोकुलर विजन को प्रोसेस कर रहा है या नहीं कर रहा, और जो माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं दोनों आइज़ के दरमियान में उसको हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कहते हैं कि जो फ्यूजन है तब होती है जब आइडेंटिकल फीचर्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो डिसिमिलर फीचर्स होते हैं उसके लिए डिस्प्लेसमेंट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग फोरिया। लेट सपोज हमारे पास हेट्रोफोरिया का पेशेंट है, लेटेंट स्ट्रैबिस्मस हुई हुई है उसको, ठीक है। जब ऐसे बंदे को हम लोग आइडेंटिकल इमेजेस दिखा रहे हैं तो वो जो आइडेंटिकल फीचर्स होंगे वो दोनों आइज़ पे सेम पोजीशन पे वो जो उसकी इमेज है वो बन जाएगी और वो मतलब उसकी फ्यूजन हो गई। लेकिन जो डिसिमिलर फीचर्स हैं लाइक फ्लावर एक में है इमेज में और दूसरे में नहीं है, एक में टेल है दूसरे में नहीं है, तो वो थोड़ी सी डिस्प्लेस दिखाई देगी हेट्रोफोरिक आई से, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होता है कि ब्रेन क्या कर लेता है वो आइडेंटिकल फीचर्स को तो फ्यूज़ करने को मैनेज कर लेता है, लेकिन जो डिसिमिलर फीचर्स होते हैं ना उसको क्या कर लेता है सही से फ्यूज़ नहीं कर पाता। तो उससे जो डायरेक्शन होगी आई की मिसअलाइनमेंट की तो उसी डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेस्ड हुई हुई होगी इमेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ब्रेन जो है वो क्या कर लेता है सिमिलर पार्ट्स को तो अलाइन और कंबाइन कर लेता है दोनों आइज से जो इमेज बन रही होती है जो परसीव हो रही होती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन की ये एबिलिटी है कि वो स्मॉल आई मिसअलाइनमेंट को क्या कर लेता है करेक्ट कर लेता है वर्जेंस मूवमेंट्स के ज़रिए। लेकिन जो डिसिमिलर पार्ट्स हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि जो इमेज है वो उनको परफेक्टली फ्यूज्ड नहीं कर पाएगा ब्रेन, और वो जो उसकी इमेज है वो थोड़ी सी शिफ्टेड और मिसअलाइंड दिखाई देगी आप लोगों को। ठीक हो गया। ये शिफ्ट जो है डायरेक्शन में वो क्यों आता है वो हेट्रोफोरिक विजन में, क्योंकि अगर किसी को ईज़ोफोरिया है तो उसकी आई तो इनवर्ड वो हुई हुई होगी ना, टर्न हुई हुई होगी, तो जो शिफ्ट है इमेज का वो भी इनवर्ड होगा। और अगर एक्सोफोरिया है तो आईज जो हैं वो क्या हुई हुई होंगी आउटवर्ड गई हुई होंगी, शिफ्ट हुई हुई होंगी। तो फिर उससे क्या होगा आपको जो इमेज का शिफ्ट है वो आउटवर्ड दिखाई देगा उस आई में। तो ये इस तरह से होता है। ठीक हो गया। कहाँ पहुँचे हम? फिक्सेशन डिस्पैरिटी में बी इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ बाइनोकुलर सिंगल विजन। कहते हैं जो फिक्सेशन डिस्पैरिटी है वो
क्यों होती है? बाइनोकुलर सिंगल विजन को मेंटेन रखने के लिए हो रही है कि लाइक आपके पास ऑब्जेक्ट पैनम्स एरिया में है, विजुअल एक्सिस की अंडर ओवर कन्वर्जेंस हो रही है, बट स्टिल ब्रेन उसको करेक्ट करके आपको सिंगल व्यू दिखा रहा है, तो उसी को फिक्सेशन डिस्पैरिटी कह रहे हैं। वो क्यों हो रही है? क्योंकि बाइनोकुलर सिंगल विजन मेंटेन रहे। इसके अलावा जो डिस्पैरिटी है रेटिनल इमेजेस की, वो फ्यूजनल मूवमेंट्स काज करती हैं। फ्यूजनल मूवमेंट्स वर्जेंस मूवमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। फ्यूजनल मूवमेंट्स क्या होती हैं? आई की वर्जेंस मूवमेंट्स होती हैं। वर्जेंस मूवमेंट्स जब दोनों आइज़ किसी सेम डायरेक्शन में हम मूव करवाएं, लाइक हम लोग राइट साइड पे देखते हैं तो डेक्स्ट्रो वर्जन हो गई, लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं तो लीवो वर्जन हो गई, तो दोनों आइज़ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ना, तो ये हमारे पास वो मूवमेंट्स हो गई, फ्यूजनल मूवमेंट्स यानी कि वर्जेंस आई मूवमेंट्स हो गई। अब इनका काम क्या होता है कि इसमें ब्रेन क्या करता है, जो रेटिनल इमेज डिस्पैरिटी है उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो बाइनोकुलर विजन है वो अचीव हो जाए। ओके हो गया। फिर हमारे पास क्या होता है कि इन मूवमेंट्स के बावजूद भी हमारे पास स्मॉल डिस्पैरिटी जो है वो रह जाती है। आगे लाइन में यही बता रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द फ्यूजनल मूवमेंट्स, पहले तो क्या हुआ था कि जो डिस्पैरिटी हो रही थी इमेज की, लाइक एक आई की किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, दूसरे आई की किसी दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट पे इमेज बन रही थी, तो ब्रेन क्या कर लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और आपको कहता है कि वो फ्यूजनल मूवमेंट्स करो आइज़ को, ठीक है। तो वो फ्यूजनल मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपको क्या होगा, फ्यूजनल मूवमेंट्स की वजह से कि एंड ऑफ द फ्यूजनल मूवमेंट में जो डिस्पैरिटी है, कुछ अमाउंट में जो रेजिजुअल डिस्पैरिटी है वो रह जाएगी। कहते हैं जो सारी की सारी डिस्पैरिटी है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, कुछ तो ख़त्म हो जाएगी और कुछ रह जाएगी, ठीक है। अब वो एक्ट करेगा एज एरर सिग्नल और ब्रेन के लिए दोबारा से सिग्नल्स जाएंगे रेजिजुअल फिक्सेशन डिस्पैरिटी की। अब वो रेजिजुअल फिक्सेशन डिस्पैरिटी जो रह गई है उसके लिए ब्रेन दोबारा से अपने आप को एक्टिव करके और एक्शन करवाएगा कि जो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ है नर्वेशन की उसको कंट्रोल करके आपके पास जो बाइनोकुलर पोजीशन है उसको मेंटेन करवाता है। तो दोबारा से यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि बताती हूँ मैं आप लोगों को कि डिस्पैरिटी क्या करती है, आपकी फ्यूजनल मूवमेंट्स को ट्रिगर करती है। जब आपकी दोनों आईज से इमेजेस जाती हैं और वो परफेक्टली अलाइन नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है कि रेटिनल डिस्पैरिटी होती है, तो ब्रेन उसको उस मिसअलाइनमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। सही हो गया। अब क्या होगा, ब्रेन उसको करेक्ट करने के लिए फ्यूजनल वर्जेंस मूवमेंट्स करवाएगा, जो कि दोनों आइज़ की जो इमेजेस हैं उसको क्लोज ला के और फ्यूजन करवा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अमाउंट में जो डिस्पैरिटी है वो रह जाती है और कुछ जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो ये जो स्मॉल रेजिजुअल डिस्पैरिटी जो कि रह जाती हैं वो इतनी स्मॉल होती हैं कि डबल विजन वो काज नहीं करती और स्टिल रोल प्ले करती हैं बाइनोकुलर विजन को कंट्रोल करने में। वो किस तरह से कि आपकी जो स्ट्रेंथ है और डायरेक्शन है नर्वेशन की उसको कंट्रोल करवाएगा कौन, ब्रेन, कि प्लीज़ आप कंट्रोल हो जाओ और आप क्या करो, बाइनोकुलर पोजीशन को मेंटेन रखो न्यू, और हमें जो है वो सिंगल विजन दिखाओ, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो विजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या होता है कि आप विजुअल ऑब्जेक्ट्स आर फ्यूज बाय बीइंग इमेज ऑन हॉरिजेंटली डिस्परेट पॉइंट्स विद इन पैनम्स स्पेस स्टीरियोप्सिस रिजल्ट। कहते हैं पैनम्स स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है उसको आप देख रहे हैं, तो दोनों आइज़ में जो है वो इमेजेस बन रही हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से बन रही हैं कि वो हॉरिजेंटली डिस्परेट पॉइंट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, स्टिमुलेट करवा रही हैं। तो अगर आपके पास स्लाइटली डिस्परेट पॉइंट्स हॉरिजेंटल डिस्पैरिटी मौजूद होगी तभी तो आप लोगों के पास स्टीरियोप्सिस होगी ना। तो ये वही बात बताई जा रही है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं पैनम्स एरिया में तो वो आपकी एक रेटिना के किसी एक पॉइंट में और दूसरे रेटिना के फोविया के करीब तरीन पॉइंट पे जो है वो पड़ जाती है, जो कि हॉरिजेंटल डिस्पैरिटी हो गई। अब इस हॉरिजेंटल डिस्पैरिटी को जो है क्या स्टिमुलेशन जब हो जाती है तो तभी तो स्टीरियोप्सिस होता है। फिर कहते हैं कि हॉरिजेंटल डिस्पैरिटी अगर ग्रेटर होगी तो डेप्थ इफ़ेक्ट हमारे पास जो है वो भी ज़्यादा होगा।
तो ये किस तरह से होता है कि परसेप्शन ऑफ डेप्थ का मतलब हिस्ट्रियोप्सिस होता है। अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो कब इंक्रीज़ होगी, जब आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी ज़्यादा होगी दो इमेजेस के दरमियान, जो कि आप दो आई से देख रहे हैं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी में इस तरह से होगा कि आपकी जो दोनों आइज़ हैं वो दुनिया को देख रही हैं लेकिन स्लाइटली डिफरेंट एंगल से देख रही हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंस आ रहा है इमेज पोजीशन में दो आइज़ जो परसीव कर रही हैं, उसी को तो हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी बोलते हैं और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी के बारे में मैं बता रही हूँ कि आप जो इस दुनिया को देख रहे हैं, पूरी दुनिया को, इर्द गिर्द की चीज़ों को, तो वो आपकी दोनों आंखें स्लाइटली डिफरेंट एंगल से देख रही हैं और दोनों आइज़ पे जो इमेज की पोजीशन है ना वो स्लाइटली डिफरेंट बन रही है, डिफरेंट पोजीशन पे पड़ रही है, ठीक है। तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी बोलते हैं। अब ये डिस्पैरिटी जो है वो डेप्थ परसेप्शन जो है वो क्रिएट करेगी। ब्रेन क्या करेगा, वो जो स्मॉल डिफरेंसेस आ रही हैं दो रेटिनल इमेजेस के दरमियान, उसको क्या कर लेगा, प्रोसेस करेगा और डेप्थ और थ्री डायमेंशनलिटी जो है उसकी सेंस क्रिएट कर देगा। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्लोज होते हैं और कुछ जो है वो फर्दर होते हैं फिक्सेशन पॉइंट से, तो वो क्रिएट करेंगे डिफरेंट अमाउंट की डिस्पैरिटी। अगर आपके पास डिस्पैरिटी ग्रेटर है तो आपके पास डेप्थ इफ़ेक्ट ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि इस तरह से ले लें कि अगर स्मॉल डिस्पैरिटीज़ होंगी तो आपके पास जो स्मॉल डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो कोरिस्पॉन्ड करती हैं उन ऑब्जेक्ट्स के जो कि फिक्सेशन पॉइंट से थोड़े से डिस्टेंस पे मौजूद हों, स्लाइटली इन फ्रंट हो या फिर स्लाइटली बिहाइंड हो। तो आपके पास क्या होगा, माइल्ड डेप्थ इफ़ेक्ट होगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक फिक्सेशन पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के आगे और उस ऑब्जेक्ट के पीछे जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं बहुत करीब, ठीक है, बहुत करीब, या तो आगे पैनम्स एरिया के, या तो आगे या पैनम्स एरिया के पीछे, लेकिन बहुत नज़दीक। मैं क्या कह रही हूँ, ऑब्जेक्ट का कह रही हूँ कि होरोप्टर पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो होरोप्टर के आगे पीछे तो पैनम्स एरिया है, तो वो अगर होरोप्टर के बहुत करीब है तो फिर उससे क्या होगा कि स्मॉल डिस्पैरिटी होगी ना, तो इस वजह से आपको जो है माइल्ड डेप्थ इफ़ेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर लार्ज डिस्पैरिटीज़ हुई, यानी कि जो फिक्सेशन पॉइंट है उससे ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है या फिर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, और तो इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर डेप्थ परसेप्शन होगी। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट फिक्सेशन पॉइंट के करीब हो या बहुत ज़्यादा दूर हो तो लार्ज डिस्पैरिटी हो गई, तो इससे डेप्थ परसेप्शन लार्ज हो गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो फिक्सेशन पॉइंट है उसके जस्ट बिहाइंड और जस्ट इन फ्रंट है तो स्लाइटली डिफरेंट मौजूद है, तो फिर उससे क्या होगा, आपके पास माइल्ड डेप्थ इफ़ेक्ट होगा क्योंकि स्मॉल डिस्पैरिटी है, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि अगर आप पेन को अपने फेस के क्लोज रख लें और फोकस करें एक ऑब्जेक्ट पे जो कि पेन के पीछे मौजूद है, ठीक है, लाइक सोफ़ा मौजूद है इस वक्त, तो मैं क्या करूँगी कि जो पेन है मुझे वो शिफ्ट ईच आई से अगर देखूँ तो वो मुझे शिफ्टेड दिखाई देगा। अगर आप एक आंख को बंद करेंगे तो पेन की कोई एक पोजीशन दिखाई देगी और दूसरी आंख को बंद करेंगे तो पेन की दूसरी पोजीशन दिखाई देगी। नहीं समझ आ रही, फिर बता देती हूँ। पेन अपने फेस के आगे रखें और देखें सोफ़े को जो कि पेन के पीछे मौजूद है, ठीक है। आपके केस में कुछ और ऑब्जेक्ट होगा, मेरे केस में कुछ और ऑब्जेक्ट है। मैंने पेन अपने फेस के आगे रख दिया और उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो सोफ़ा है, उसको मैं देख रही हूँ। अब मैं जब उसको देख रही हूँ तो एक आंख को मैं बंद करती हूँ तो वो जो पेन है वो मुझे किसी एक पोजीशन पे दिखाई देता है, जब दूसरी आंख बंद करती हूँ तो दूसरी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्पैरिटी को शो कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दूर या कितने नज़दीक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो फिक्सेशन पॉइंट से, ठीक हो गया। फिर हम लोग कहते हैं कि जो वर्टिकल डिस्पैरिटी होती है वो स्टीरियोस्कोपिक इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन विजुअल सिस्टम जो होता है वो किस पे रिलाई करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटी पे रिलाई करता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारी आइज़ जो है वो साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है ना, तो उनके दरमियान में जो बिगेस्ट डिफरेंस है इमेजेस का, तो वो कैसे दिखाई देगा, वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाई देगा ना। तो ब्रेन इस तरह से स्पेशलाइज्ड होता है कि वो इस हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस को इंटरप्रेट कर सकता है ताकि आपको डेप्थ दे सके। लेकिन जो वर्टिकल डिस्पैरिटी है वो डेप्थ क्यूज़ प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपके पास एक इमेज ऊपर और दूसरी इमेज जो है
इमेज तो सेम है लेकिन एक आई में ऊपर और एक आई में नीचे दिखाई दे रही है, तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता और डेप्थ जो है वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। फिर कहते हैं कि जो स्टीरियोप्सिस होती है वो दो तरह की होती है, एक लोकल स्टीरियोप्सिस होती है और एक ग्लोबल स्टीरियोप्सिस होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द ब्रेन एक्ट ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, लाइक ब्रेन किस तरह से इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहा है उसकी बेसिस पे स्टीरियोप्सिस होती है, ठीक है। एक होती है लोकल स्टीरियोप्सिस और दूसरी होती है ग्लोबल स्टीरियोप्सिस। के दो वेज में जो है ब्रेन डेप्थ परसेप्शन को यूजिंग बाइनोकुलर विजन प्रोसेस करता है। लोकल स्टीरियोप्सिस में इस तरह से होता है कि फीचर बेस्ड डेप्थ परसेप्शन होती है, और ग्लोबल स्टीरियोप्सिस में क्या होती है, होल ऑब्जेक्ट डेप्थ परसेप्शन होती है। लाइक मैं एक पूरी इंसान हूँ, ठीक है, ऊपर बाल से लेकर फुट तक एक पूरा होल मेरा स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं होल अपने स्ट्रक्चर को ले रही हूँ तो वो तो ग्लोबल स्टीरियोप्सिस हो गई। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक फीचर्स ले रही हूँ, आई, नोज, लिप्स, हैंड्स, तो ये मेरी लोकल स्टीरियोप्सिस होगी, ठीक है। अब ब्रेन क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसके जो स्मॉल लोकलाइज्ड फीचर्स होते हैं, लेट सपोज मैं ग्लासेस देख रही हूँ, उसके स्मॉल लोकलाइज्ड फीचर्स हैं, लाइक लेंस है, रिम है, नोज पैड है, टेम्पल, जितने भी उसके सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब उससे जो डेप्थ इंफॉर्मेशन में ब्रेन एक्सट्रैक्ट करता है उसको कंपेयर किया जाता है लोकल स्टीरियोप्सिस में। देखा जाता है कि जो लेंस है वो दूसरे स्ट्रक्चर से कितना फासले पे मौजूद है, कितना क्लोज है या कितना फर्दर है। लाइक लेंस जो है टेम्पल से बहुत दूर है लेकिन नोज पैड के बहुत करीब है, रिम के उससे भी ज़्यादा करीब है। तो ये जो कंपैरिजन कर रहा है ब्रेन, तो इसी को तो क्या कह रहे हैं कि यही तो डेप्थ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना हुआ ना। तो इससे फिर क्या होगा, आपको रिलेटिव डेप्थ वैल्यूज़ जो है असाइन हो जाएंगी, मिल जाएंगी, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वो क्लोज़र है और कौन सा जो है फर्दर है, बेस्ड ऑन स्मॉल इमेज डिफरेंसेस डिस्पैरिटीज़। ठीक हो गया। और बस यही, इसको लोकल स्टीरियोप्सिस कहते हैं। फिर हम लोग अगर ग्लोबल स्टीरियोप्सिस की बात करें तो उसमें ब्रेन क्या करता है, आपकी डेप्थ को ही प्रोसेस करता है लेकिन डिफरेंट वे में, ठीक है। आप इंटायर ऑब्जेक्ट को, इंटायर सीन को लेते हैं रादर देन जस्ट इंडिविजुअल फीचर्स, ठीक है। जिस तरह हम पूरी ग्लासेस को आप ले रहे हैं, सिर्फ उसके फीचर्स को नहीं ले रहे। इसमें क्या होता है कि ब्रेन को मैच करना होता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को अक्रॉस बोथ आइज, ठीक है। हालांकि उनके दरमियान कोई ऑब्वियस कंटोर और डिटेल नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा देखना होता है जो कि डिफरेंट हो दो इमेजेस में। तो इसमें हम 3D मैजिक आई इमेज वगैरह जो होती है उसमें एक इमेज बनी हुई होती है और उसमें हमने डिटेक्ट करना होता है कोई हिडन स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो लोकल स्टीरियोप्सिस में मैंने बता दिया स्मॉल क्लियर फीचर, एजेस, लाइन स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं, जबकि ग्लोबल स्टीरियोप्सिस में ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट होता है, ओवरऑल जो पैटर्न होता है वो देखा जाता है। फिर कहते हैं कि जो लोकल स्टीरियोप्सिस है वो सिंपल और फास्ट होती है, जबकि ग्लोबल स्टीरियोप्सिस कॉम्प्लेक्स होती है और ब्रेन को जो है वो ज़्यादा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब सोचने की बात यह है कि लोकल स्टीरियोप्सिस में स्मॉल डिफरेंसेस देख रहे हैं, जबकि ग्लोबल स्टीरियोप्सिस में एक पूरा लार्ज ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो मौजूद चीज़ है, जो हिडन है वो देखते हैं ना। तो जो हिडन चीज़ है उसको देखने में आपको ज़्यादा जो इंटीग्रेशन है उसकी ज़रूरत होती है। तो बस ये डिफरेंट चीज़ें थी जो कि लोकल और ग्लोबल स्टीरियोप्सिस में जो है वो मौजूद थी। यहाँ पर फिर वही बताया, पैनम्स एरिया में ऑब्जेक्ट है, पैनम्स एरिया जो है और ऑप्टर के पीछे ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर देखो लेफ़्ट आई में तो फोविया भी पड़ रही है इमेज, लेकिन राइट आई में जो है वो पैनम्स एरिया में पैनम्स एरिया स्पेस में मौजूद है। तो यहाँ पर पैनम्स एरिया यानी कि फोविया से स्लाइटली नेजली इमेज जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है, जो कि फिक्सेशन डिस्पैरिटी एंगल शो कर रही है, और इस वजह से हमें क्या होगा कि ब्रेन वो सारा कुछ करके और आपको सिंगल इमेज दिखाएगा। फिर मोनोकुलर क्लूज जो हैं वो बाइनोकुलर विजन में भी होते हैं और मोनोकुलर विजन में होते हैं। ये वो क्लूज होते हैं जो कि हमें रिलेटिव डिस्टेंस दिखाते हैं। विजुअल ऑब्जेक्ट का मोशन पैरेलैक्स बोलते हैं। आप अगर गाड़ी में मूव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो आपके सामने से जल्दी गुजर जाएंगी और जो दूर की चीज़ें हैं वो लेट गुजरेंगी। कॉमन सेंस की बात है ना। लीनियर
पर्सपेक्टिव में जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम साइज़ के हैं, बट जो आपके नज़दीक है वो आपको बड़ा दिखाई देगा, जो दूर है वो छोटा दिखाई देगा। ओवरलैपिंग कंटूर जो है यहाँ पर ओवरलैपिंग कंटूर, इसमें क्या बताया जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, लाइक दिस। ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, तो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो आपको दूर दिखाई देगा, आगे वाला नज़दीक दिखाई देगा और बड़ा भी दिखाई देगा। और ओवरलैपिंग से आपको पता भी चलेगा कि सर्कल आगे है और ट्रायंगल जो है वो पीछे है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइलाइट्स एंड शेडोज़, डिफरेंट हाइलाइट्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को इर्द गिर्द की दुनिया में। देखो रेड कलर की यहाँ पर कर्टन्स लगे हुए हैं, ब्राउन कलर के सोफ़ास पड़े हुए हैं, और सारे डिफरेंट ये हाइलाइट्स और शेडोज़ जो हैं वो दोनों में होते हैं, मोनोकुलर पेशेंट्स में भी और बाइनोकुलर पर्सन में भी। साइज़ ऑफ द नॉन ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमें पता चलता है मोनोकुलर क्लू से कि रिलेटिव साइज़ क्या है। दोनों सेम साइज़ के होते हैं बट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एरियल पर्सपेक्टिव, कलर और ह्यूज़ जो होते हैं उनके बारे में भी हमें इसमें पता चलता है। ह्यूज़ जो कहते हैं प्योर कलर्स को, रेड, ग्रीन, इस तरह के कलर्स जो होते हैं ना उसको कहते हैं, तो उसकी नॉलेज भी देते हैं मोनोकुलर क्लूज़। आज का टॉपिक तो बहुत थका देने वाला था, तो होप्स आप लोग को समझ आई होगी। जो पॉइंट ना समझ आया करे वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एज सुन एज़ पॉसिबल आप लोगों को आंसर दूँ। नेक्स्ट हम फ्यूजन इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।